हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बायोलॉजी में म्यूटेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? म्यूटेशन। क्या होता है म्यूटेशन? आपने एक मूवी देखी होंगी, उस मूवी में ये म्यूटेशन शब्द हर बार आया हुआ है। म्यूटेशन वर्ड हर बार आया हुआ है, लेकिन ये म्यूटेशन होता क्या है? पहले ये मूवी क्या बता देता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये म्यूटेशन क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो मूवी है इसमें ऐसा दिखाया हुआ है कि कुछ बच्चे जन्म से ही अलग होते हैं, हटके, ऐसे हटके जो नॉर्मल बच्चे कभी नहीं कर सकते। वो क्या होता है, ऐसा क्या होता है उनमें कि उन्हें हटके बोला है और उनको ही म्यूटेशन वर्ड बोला है, म्यूटेंट बोला है उनको। म्यूटेंट, द थिंग्स विच कंसिडर द थीम ऑफ म्यूटेशन, उसे बोला है म्यूटेंट। मतलब ऐसी थिंग, ऐसी वस्तु जिसमें पूरे म्यूटेशन वाली थीम है, ऐसी वस्तु को म्यूटेंट बोला। तो वो लोग म्यूटेंट बोलते हैं उसको। तो ये म्यूटेंट क्या होता है? म्यूटेंट मतलब ऐसे बच्चे, ऐसे पीपल होते हैं जो नॉर्मल बच्चों से अलग कुछ करते हैं। वो क्या अलग करते हैं? तो म्यूटेशन मतलब ये होता है कि उन बच्चों के बॉडी में जो नॉर्मल जीन होते हैं या जीन्स होते हैं या जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वो चेंज हो गई रहती है। उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज हुआ रहता है। उसी को बोलते हैं म्यूटेशन। उसी को बोलते हैं म्यूटेशन। द चेंज इन द बेसिक जेनेटिक स्ट्रक्चर, चेंज इन द बेसिक जेनेटिक स्ट्रक्चर इज नोन एज द म्यूटेशन। हमारे बॉडी के अगर नॉर्मल जेनेटिक स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे तो हमारे बॉडी में भी नॉर्मल बच्चों की तरह, नॉर्मल पर्सन की तरह एबनॉर्मल नहीं रहेंगी, एबनॉर्मलिटी आ जाएंगी, कुछ हटके आ जाएगा। और वो हटके ही मतलब क्या होता है? म्यूटेशन। समझ में आ गया बच्चों? तो म्यूटेंट करके जो वर्ड उस मूवी में दिया है, उस मूवी का नाम है एक्समैन या एक्समैन सीरीज या फिर लॉगॉन। इसमें क्या रहता है, उसमें अलग अलग ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें अलग अलग खासियत होती है। जैसे किसी के घाव जल्दी भर जाते हैं, किसी को में ऐसी पावर होती है कि वो अदर पर्सन के बॉडी से एनर्जी या शक्ति, पावर खींच के अपने बॉडी में ला सकते हैं। किसी में इतना पावर होता है कि वो टेलीपैथी की वजह से किसी को भी वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये होता है म्यूटेशन। उस मूवी का नाम है एक्समैन और इसमें म्यूटेंट ये वर्ड बार बार आया हुआ है। तो वो इसलिए आया हुआ है क्योंकि उन बच्चों के बॉडी में म्यूटेशन हुआ होता है। और म्यूटेशन क्या हुआ होता है? उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर ही पूरी तरह से चेंज हुआ रहता है। वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं होते, वो अलग होते हैं। तो उन्हें ही बोला है म्यूटेंट। तो म्यूटेंट मतलब वो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हटके, क्योंकि उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड आ रहा है म्यूटेशन, ब्रीडिंग, वो उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने म्यूटेशन के बारे में इसलिए बताया है कि म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है। तो पहले हम देखें म्यूटेशन। इट इज द चेंज इन द बेसिक जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और लिविंग थिंग, उसे हम बोलेंगे म्यूटेशन। और म्यूटेशन ब्रीडिंग मतलब हम ऐसे कुछ प्लांट, ऐसे कुछ क्रॉप को, उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज करके कुछ नया ही बनाएंगे जो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल हो, बेनिफिशियल हो और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता हो। तो उसी प्रोसेस को बोला है म्यूटेशन ब्रीडिंग। उसी प्रोसेस को बोला है म्यूटेशन ब्रीडिंग। समझ में आ गया? हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो क्रॉप है, जो प्लांट है, उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से चेंज न करते, आधा चेंज कर रहे हैं, आधा उसका रख रहे हैं, आधा दूसरों का रख रहे हैं, उसे चेंज कर रहे हैं और उसकी वजह से हमें नया क्रॉप, नया प्लांट मिल रहा है जो हमें अच्छी ईल्ड या अच्छी प्रोडक्टिविटी देगा। ठीक है? तो म्यूटेशन ब्रीडिंग इज यूजफुल टू डेवलप इंप्रूव वेराइटीज and useful in the specific situation when desired allele are
अपसेंट, अलिंस मतलब जीन्स, डिजायर जीन्स अपसेंट रहते तब, या फिर हमें क्या करना है, वेराइटी इंप्रूव करनी है, तब हमें म्यूटेशन ब्रीडिंग सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। तब क्या होता है, म्यूटेशन ब्रीडिंग हमें ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन या स्ट्रक्चर चेंज करता है, जिसकी वजह से हम क्रॉप को या प्लांट को इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी वैरायटी इंप्रूव कर सकते हैं। साथ में अगर उसमें कुछ जीन्स अगर कम है, डिजायरेबल जीन्स उसमें नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें डिजायरेबल जीन्स डाल सकते हैं। तो ये हो गया म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो बच्चों आपको अभी समझ में आ गया होगा कि म्यूटेशन क्या होता है। क्या होता है म्यूटेशन, कि हम उस प्लांट के जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज करके एक नया प्लांट बनाएंगे जो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, तो म्यूटेशन ब्रीडिंग में हम क्या कर सकते हैं, हम वैरायटी इंप्रूव कर सकते हैं, साथ में उसमें कुछ ऐसे डिजायरेबल जीन्स अपसेंट हो तो हम उसे डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। आपने देखे होंगे मार्केट में कई तरह के गेहूं, कई तरह के चावल अवेलेबल है, जिसमें कई वेराइटीज अवेलेबल है। तो वो सब कैसे आए, तो उसमें एक एग्जांपल आपने देखा होगा सरबती। ये सरबती सोनारा नाम का जो गेहूं है, जो सबसे ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है और चल भी रहा है, तो ये सरबती सोनारा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग। ये क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, म्यूटेशन ब्रीडिंग का, सरबती सोनारा। ये सरबती सोनारा और दूसरा एक है पूसा लरमा नाम का, क्या नाम है, पूसा लरमा नाम का गेहूं। ये सबसे ज्यादा चल रहा है मार्केट में, क्योंकि ये म्यूटेशन से मिला हुआ है, म्यूटेशन से बनाया हुआ है। ये म्यूटेशन ब्रीडिंग से बनाया हुआ गेहूं में वेराइटी ये है कि इसमें हमें जो चाहिए था वो हमने इसमें इंप्रूव कर लिया, साथ में डिजायरेबल जीन्स उसमें ऐड करके उस क्रॉप को हमने डेवलप किए हैं। तो वो डेवलप करने के बाद उसका साइज बढ़ गया, उसका कलर बन गया, उसमें ज़्यादातर स्टार्च की क्वांटिटी बढ़ गई। तो इस तरह के उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, सरबती सोनारा एंड पूसा लरमा। ठीक है, ये दो वेराइटी म्यूटेशन ब्रीडिंग से बनाई हुई दो वेराइटी है, जिसको बनाते वक्त गामा रेज का इस्तेमाल हुआ है। किसका, गामा रेज का इस्तेमाल हुआ है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा राइस, चावल। चावल में हमने क्या किए थे, दो वेराइटी बनाए हैं, जो रेमही और एटोमिटा 2। रेमही, एटोमिटा 2, ये दोनों भी एग्जाम्पल किसके हैं, बेस्ट म्यूटेशन ब्रीडिंग के एग्जाम्पल है। तो हमारे पास दो ऐसे एग्जाम्पल है व्हीट और राइस के, जो म्यूटेशन ब्रीडिंग से बनाए हुए हैं, और जिसमें क्या हुआ है, एक नए जीन्स, डिजायरेबल जीन्स को ऐड करके उसमें इंप्रूव किया है वैरायटी को, जिसकी वजह से इस राइस का और इस चावल का क्या हो गया, गेहूं का क्वांटिटी बढ़ रही है, यील्ड बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और उसमें बेस्ट टाइप ऑफ फूड करके वो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अब जो म्यूटेशन ब्रीडिंग हम देख रहे हैं, इसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं, इसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं। कैसा होता है कि जो कंटिन्यूसली अगर म्यूटेशन ब्रीडिंग हम लोग कर रहे थे, तो उसकी वजह से कुछ कैरेक्टर ऐसे हो जाते हैं जो बाहर आते हैं, वो होते हैं रेसेसिव कैरेक्टर्स। तो पहला पॉइंट है हमारा, मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन आर रेसेसिव। जितने भी म्यूटेशन हम करने जाते हैं उसमें ज्यादातर रेसेसिव कैरेक्टर बाहर आते हैं और रेसेसिव कैरेक्टर शो होते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, म्यूटेशन रेट आर एक्सट्रीमली लो। म्यूटेशन रेट से हम अगर किसी क्रॉप को बनाते हैं तो उसका एक्सट्रीम जो बढ़ने का ग्रोथ होता है वो एक्सट्रीमली क्या होता है, लो होता है। तीसरा है कि स्टेबिलिटी, जब हम म्यूटेशन के द्वारा या म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा कोई बनाते हैं क्रॉप को या प्लांट को, तो उसमें स्टेबिलिटी की संभावना बहुत कम रहती है। मतलब स्टेबिलिटी में डाउटफुल रहता है कि वो कितनी स्टेबिलिटी रख पाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर हम उसको जनरेशन टू जनरेशन प्योर लाइन लाने की कोशिश करेंगे तो वो स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा प्योर लाइन की, इसलिए उसमें वो डाउट होता है। तो ये म्यूटेशन ब्रीडिंग में तीन तरह के लिमिटेशंस हो सकते हैं। पहला ये होता है कि इसमें रेसेसिव कैरेक्टर बाहर आ सकते हैं, दूसरा ये होता है कि ये प्रोसेसिव पूरी स्लो है, और तीसरा है कि इसमें स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो हमने अभी तीसरा पॉइंट देखे है किसका, प्लांट ब्रीडिंग का, जिसमें पहला था सिलेक्शन, दूसरा था हाइब्रिडाइजेशन, और हमारा भी तीसरा है म्यूटेशन ब्रीडिंग, जिसमें हम म्यूटेशन का इस्तेमाल करके प्लांट ब्रीडिंग करेंगे, जिसकी वजह से हमें नए क्रॉप, नई वेराइटी मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो बच्चों,
अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। कौन सा पॉइंट है हमारा? एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इसमें हमें क्या फ़ायदा मिला है या ये प्लांट ब्रीडिंग कहाँ कहाँ अप्लीकेबल हुआ है वो हमें देखना है। सबसे पहला तो प्लांट ब्रीडिंग करने से हमें ईल्ड मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, हमें ईल्ड ज़्यादा मिल गया। पहले 1 एकड़ खेती में जितना राइस है जितना गेहूं लगाते थे मिलता था, अब उससे दुगना तिगना मिलने लगा है, क्योंकि हर प्लांट हर क्रॉप के बीच दुगना हो गया है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होने लगी है, तो ईल्ड भी ज़्यादा मिलने लगा है। तो उसमें कैसे कैसे ईल्ड मिले हमें? तो हमें इम्प्रूवमेंट ऑफ व्हीट, गेहूं के ईल्ड में इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले गेहूं की खेती जब होती तो 1 टाइप ऑफ गेहूं ही निकलते थे और जिसकी क्वांटिटी कम होती थी, लेकिन अब वेराइटी ऑफ वेट मिलने लगे हैं, गेहूं मिलने लगे हैं जिसमें सरबती है, लोकवन है, सरबती सोनारा है, ऐसे कई तरह के गेहूं है जो प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक की वजह से बनाए गए हैं, जिसकी वजह से उसका ईल्ड बढ़ गया है, क्वांटिटी बढ़ गई है। राइस में भी वही है, पहले राइस एक ही टाइप का राइस होता था, सभी लोग वही लगाते थे, लेकिन जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है 1960 से, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है तब से इसमें इतना डेवलपमेंट आया है कि अब हमारे पास कई तरह की वैरायटी ऑफ राइस चावल है, जिसमें है श्रीराम है, एचएमटी है, लुचई है, चिनोर है, सोनम है, उसके बाद केसर है, उसके बाद कई वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? प्लांट ब्रीडिंग की वजह से। इसमें हमने कई वेराइटीज डाले हैं, साथ में कई जीन चेंज किए हैं, साथ में उसके कैरेक्टर कई अलग कैरेक्टर उसमें डाले हैं, जिसमें चावल का दाना कम साइज का है लेकिन उसकी टेस्ट बहुत बढ़िया है, वो चावल बहुत अच्छे से पक जाता है, जल्दी पक जाता है, उसका कल्टीवेशन पीरियड उसका कम हो गया है। पहले 1 से 60 दिन का होता था, अब 1 से 25 दिन में भी चावल बन के राइस बन के आ जाता है, कोई 1 से 40 दिन में आता है, कोई 1 से 45 दिन में आता है। तो ये सब इम्प्रूवमेंट उसी की वजह से हो गया है, क्योंकि कल्टीवेशन का पीरियड कम हो गया है और ईल्ड हमारा बढ़ गया है, जिसकी वजह से 1 एकड़ में जितनी क्वांटिटी मिलती थी अभी वो उससे दुगना तिगना मिलने लगा है। साथ में इम्प्रूवमेंट इन शुगर केन में हो गया। शुगर केन ऐसा था कि एक पर्टिकुलर वेराइटी किसी पर्टिकुलर एरिया में होती थी, दूसरी पर्टिकुलर वेराइटी दूसरी पर्टिकुलर एरिया में होती थी, तो जिस एरिया में जो वेराइटी वही होती थी, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक की वजह से इन दोनों को क्रॉस करके एक न्यू वैरायटी बनाई गई है, वो पूरे इंडिया में हर जगह बनने लगी है, जिसमें ये फायदा होने लगा कि उसका स्वीटनेस बढ़ गया है। तो शुगर बनाने में या फिर गुड़ बनाने में इसका सबसे ज़्यादा फिर इस्तेमाल होने लगा है, इससे शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा बनने लगी है, ईल्ड बढ़ गया है। ये भी इसमें एक इम्प्रूवमेंट हुआ है कि शुगर केन का नया क्रॉप क्रॉसिंग करके जो मिला है उसकी वजह से उसमें हमें ईल्ड मतलब प्रोडक्टिविटी उसकी ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा मिलने लगा है। तीसरा है इम्प्रूवमेंट इन मिलेट्स। मिलेट्स मतलब अदर तरह के जो धान होते हैं या फूड प्रोडक्ट होते हैं, उसमें भी ईल्ड बढ़ गया है। जैसे पहले सिलेक्टेड एरिया में मक्का होता था, ज्वार होता था, बाजरा होता था, अब ऑल ओवर इंडिया में भी मक्का, ज्वार, बाजरा होने लगा है और उसकी ईल्ड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई है ड्यू टू द क्रॉसिंग। और एक क्रॉसिंग की वजह से अब हर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में भी इस तरह के क्रॉप हमें मिलने लगे हैं, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। इसमें और एक इम्प्रूवमेंट जो होने लगा है, जो सेकंड पॉइंट हमारा है, वो है डिसीज रेजिस्टेंस। जितने भी क्रॉप होते थे उनको बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता था, आपने सुना होगा कि कीड़ा लग गया, इस चावल को जल्दी कीड़ा लगता है, तो ये उसका एक ड्रॉबैक होता था। तो प्लांट ब्रीडिंग की वजह से वो ड्रॉबैक निकाल दिए और उसमें ऐसा डिसीज रेजिस्टेंस ला दिए कि अब प्लांट को या क्रॉप को डिसीज नहीं होता है और वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड प्रोड्यूस करता है। अगर एक बार किसी धान को या क्रॉप को अगर डिसीज लग जाए, कीड़ा लग जाए, तो उसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ईल्ड कम हो जाता है। 1 एकड़ में हमें जितना मिलने थे उससे आधे से भी कम मिलने लगता है, क्योंकि कीड़ा लगने की वजह से या डिसीज होने की वजह से उसका प्रोडक्टिविटी बंद हो जाती है, रुक जाती है। तीसरे नंबर का पॉइंट हमें मिला है कि हम जो इंसेक्ट पेस्टिसाइडर स्प्रेड करते हैं खेतों में, उसकी वजह से हमारा धान भी खराब होता था। तो अब ये प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प की मदद से, सहायता की मदद से उनमें उतना रेजिस्टेंस आ गया हमारे क्रॉप में कि वो इंसेक्ट पेस्टिसाइडर्स हम जितना भी स्प्रेड करें हमारे क्रॉप को कुछ नहीं होता, हमारा क्रॉप एज इट इज रहता है। साथ में उसमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई, ईल्ड भी बढ़ गया और हमारा इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी उसमें आ गया। और नंबर 4 का है कि हमने क्या कर दी है,
प्लांट ब्रीडिंग की सहायता से फूड क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कर दिए है। अब जो फूड हमें मिल रहा है उसकी क्वालिटी भी बढ़ गई है, उसका यील्ड भी बढ़ गया है, उसका डिसीज रेजिस्टेंस भी बढ़ गया है और उसका इंसेक्ट पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस भी बढ़ गया है। अगर फूड की क्वालिटी अगर बढ़ती है तो उससे हमें फायदा होता है, क्योंकि फूड बूस्ट बेस्ट क्वालिटी फूड भी आ जाता है और यील्ड भी हमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिलने लगती है। तो प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा सक्सेसफुल प्रोसेस है जिसमें कई तरह के सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन करके हम लोग प्लांट में, क्रॉप में, धान में एक तरह से यील्ड बढ़ाते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, डिसीज रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, अपने यील्ड बढ़ाते हैं, उसमें फूड क्वालिटी भी बढ़ाते हैं और इंसेक्ट पेस्टिसाइडर का रेजिस्टेंस भी बढ़ाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यह है इसमें कि हमें क्या करना है, फूड की क्वालिटी बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है कि हमें जितना ज़्यादा यील्ड मिलेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे प्लांट ब्रीडिंग का। तो एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो गेहूं का एग्जांपल दे सकते हैं सरबती सोनारा। राइस का अगर एग्जांपल देने जाए तो जया, रत्ना है, HMT है, श्रीराम है, केसर है। तो शुगर केन का एग्जांपल हम देने जाए तो सैक्रियम बारबेरी, सैक्रियम ऑफिसिनेरम, ऐसे दो एग्जाम्पल है, सैक्रियम बारबेरी, सैक्रियम ऑफिसिनेरम, ये दो एग्जाम्पल है शुगर केन के। ये दोनों अलग अलग एरिया में बनते हैं, पैदा होते थे, इनकी यील्ड अलग अलग होती थी। इनका प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा क्रॉस करने के बाद इनका एक नया एनवायरनमेंट में हर क्लाइमेटिक कंडीशन में वो बेस्ट यील्ड दे सके और उसके स्वीटनेस भी बढ़ सके। तो ये एग्जाम्पल हमारे पास है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शुगर केन के बाद डिसीज रेजिस्टेंस। डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी किसी भी क्रॉप में, प्लांट में लाने के लिए कई तरह से टेक्निक का इस्तेमाल होता है, जैसे म्यूटेशन हो गया एक, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हो गया एक। इस तरह का इस्तेमाल करके वो डिसीज रेजिस्टेंस बना सकते हैं। कई तरह के डिसीजेस होते हैं जो क्रॉप को, प्लांट को होते हैं। पहला तो बैक्टीरियल डिसीज, दूसरा वायरल डिसीज, तीसरा फंगल डिसीज, चौथा प्रोटोजोअल डिसीज। इस तरह से अटैक करते क्रॉप पे, प्लांट पे, जिसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो हम कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग करके उस डिसीज रेजिस्टेंस पावर क्रॉप में बढ़ा सकते हैं। एक नया क्रॉप मिलता है हमें जिसकी डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ जाती है। दूसरा हम म्यूटेशनल ब्रीडिंग कर सकते हैं, उसमें वो जीन निकाल के नया जीन डालेंगे या जीन का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे जिसकी वजह से डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी उसकी बढ़ जाए और हमें ऐसा प्लांट मिले जो ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड दे सके। और पहला कन्वेंशनल ब्रीडिंग कर सकते हैं, दूसरा म्यूटेशनल ब्रीडिंग भी कर सकते हैं। तीसरा हम कर सकते हैं पॉलीप्लॉइडी। तीसरा हम कर सकते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी मतलब हमने पिछले बार भी पढ़ा था। पॉलीप्लॉइडी मतलब ये होता है कि जब हम म्यूटेशन करके उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी एक पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम कॉपी होके एक्स्ट्रा आ जाता है, कभी कभी दो सेट ऑफ क्रोमोसोम कॉपी करके आ जाते हैं, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6। इस तरह से जो होता है उसे बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉपी होकर एक्स्ट्रा ऐड हो जाना। पॉलीप्लॉइडी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाना, जिससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, उसे बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। इसमें नंबर ऑफ सेट 1 हो सकता है कॉपी एक्स्ट्रा का, नंबर ऑफ सेट 2 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ सेट 3 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ सेट 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इस तरह से ऐड होके एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उसे ही बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो इस तरह का पॉलीप्लॉइडी का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ क्रोमोसोम की क्वांटिटी बढ़ा के हम अपने क्रॉप को डिसीज रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस इन इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट मतलब जब हम अपने क्रॉप के ऊपर पेस्टिसाइडर का स्प्रे करते हैं, वो पेस्टिसाइडर इंसेक्ट को मारता है और हमारे क्रॉप को ऊपर इंसेक्ट को बैठने नहीं देता है, तो वो पेस्टिसाइडर का हम क्या करते हैं, इंसेक्ट क्रॉप के ऊपर स्प्रे करते हैं। तो ये इंसेक्ट पेस्टिसाइडर की वजह से हमारा क्रॉप भी खराब हो जाता है, हमारे प्लांट भी खराब हो जाते हैं और हमारे यील्ड प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है।
तो इसमें क्या करेंगे, हम इस तरह से प्रोसेस करेंगे, उसमें जीन म्यूटेशन करेंगे या फिर कन्वेंशनल ब्रीडिंग करेंगे, जिसकी वजह से उसमें इंसेक्ट पेस्टिसाइड का रेजिस्टेंस बढ़ जाए। जनरली क्या होता है, किसी क्रॉप के ऊपर अगर हेयर्स ग्रोथ हो जाए तो हेयर्स क्या करते हैं, इंसेक्ट पेस्टिसाइडर से उसको प्रिवेंट करेंगे, उसका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। तो इस तरह से म्यूटेशन हमें करना होता है, जिसकी वजह से प्लांट के ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म हो जाए और हमारा प्लांट या क्रॉप इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो जाए, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्रूव फूड क्वालिटी। इसमें हमें क्या करना होता है कि हमारा जो क्रॉप है उसकी फूड क्वालिटी बढ़ानी है। तो हमें कैसे बढ़ाने पड़ेंगे, तो उस फूड क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्रॉप में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट ज़्यादा के ऐड करने पड़ेंगे जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी बढ़ जाए। जैसे हम क्रॉप में, उस क्रॉप में प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा दे, गुड प्रोटीन क्वांटिटी अगर उस क्रॉप में रहेगा तो उसकी क्वालिटी भी गुड हो जाएंगी। उसमें ऑयल क्वांटिटी एक अच्छे लेवल पे चली जाए, जिस लेवल पे उसको होना चाहिए, तो उसकी वजह से उसमें बेटर क्वालिटी ऑफ ऑयल रहेगा तो उसकी फूड क्वालिटी भी बढ़ जाएंगी। अगर उसी क्रॉप में विटामिन भी अगर रहते हैं और वो विटामिन अगर उस फूड में आ जाते हैं तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाएंगी। तो एक क्रॉप में अगर तीनों चीजें आ जाए, बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, बेस्ट क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ विटामिन एंड ऑयल, तो जो ह्यूमन उस क्रॉप को खाएंगे तो उनको तीनों चीजें मिलेंगी, प्रोटीन भी मिलेगा, ऑयल भी मिलेगा और विटामिन भी मिलेंगे। तो ये सब चीजें अगर उनको मिलता है तो वो फूड बेस्ट क्वालिटी फूड होगा और सभी क्वांटिटी ह्यूमन को उस क्रॉप से मिलने लगे तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेंगी और मेंटेन हो जाएंगी। तो हम ये सब किसके जरिए कर सकते हैं, तो ये सब हम प्लांट ब्रीडिंग के जरिए कर सकते हैं और अपने क्रॉप की यील्ड भी बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं, जिसमें हम विटामिन की क्वांटिटी, प्रोटीन की क्वांटिटी ऐड कर बढ़ाकर दे सकते हैं। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है बच्चों।